जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। पुनर्बोध के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमीय भूषण इस वक्त बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत ग्राम सिमरिया में हूँ। गंगा तट का यह गांव न केवल एक पावन तीर्थ है, अपितु ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली भी है। आज के इस अंक में आपको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ी हुई स्मृतियाँ, उनका दालान, उनका घर, यहाँ उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको दिखाएंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर कवियों के सूर्य थे। गद, पद, निबंध क्या कुछ उन्होंने नहीं लिखा है। बात केवल उनके काव्य की करे तो एक तरफ ओज, तेज, विद्रोह, क्रांति और आक्रोश के स्वर हैं, वही श्रृंगार भाव काव्य भी हैं, जहाँ विरह, वेदना और प्रेम की अभिव्यक्ति है। इनका साहित्य प्रगतिशील, गतिशील है, किंतु वो सांस्कृतिक मूल्यों से निकट भी है। आपको इनके काव्य में सदैव राष्ट्रीयता के तत्व नजर आएंगे। यह धर्म से अभिन्न भी दिखेगा। इसे आप कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा जैसे काव्यों में भी महसूस कर सकते हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं, राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म भी तो ऐसे ही स्थान पर हुआ है, जो स्वयं में प्रसिद्ध है। मगध मिथिला के इस संगम स्थान की पुरातन काल से ही मान्यताएं रही है। यहाँ ज्ञान पिपासु साधक और सिद्धों का पूरे एक मास जुटने का सिलसिला राजा जनक के समय से चला आ रहा है, ऐसी लोक मान्यताएं हैं। वैसे यहाँ अब भी हजारों लोग श्रद्धा भक्ति से रुककर पूरे एक महीने गंगा सेवन करते हैं। ऐसे इस सिमरिया ग्राम में ईस्वी सन 1908 के 23 सितंबर को दिनकर जी का जन्म हुआ था। ऊपर से नाम भी रामधारी, तो स्वाभाविक है कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत में गतिमति होगी ही। संभवतः इस नाते इनके कालजयी लोकप्रिय पदों के पात्र कोई न कोई पौराणिक नायक हैं। वैसे इसके एकाध और भी कारण हो सकते हैं। दरअसल दिनकर जी स्वतंत्रता के समर्थक और राष्ट्रीय गौरव जागरण के सच्चे हिमायती थे। इस नाते इनके काव्य में प्रबल राष्ट्रीयता के स्वर भी दिखते हैं। अभी हम राष्ट्रकवि दिनकर जी के आवास के बाहर खड़े हैं। ठीक इसके बगल में वो पुराना दालान है, जहाँ बैठ कर के राष्ट्रकवि दिनकर कभी साहित्य का सृजन करते थे। ये वही पुराना दालान है जहाँ बैठकर राष्ट्रकवि दिनकर ने कभी अगणित पदों की रचना की होगी। कभी संस्कृति के 4 अध्याय के पन्ने उन्होंने लिखे होंगे। आप इस वक्त मेरे पीछे दीवार पर लिखा पढ़ सकते हैं। राष्ट्रकवि की पंक्तियाँ हैं। सुनो क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ। आपको ये दीवारें नई दिख रही होंगी, ये घर नया दिख रहा होगा, तो वास्तव में ये नया घर राष्ट्रकवि दिनकर जी के पुत्र द्वारा बनाया गया। अब मैं आपको राष्ट्रकवि दिनकर जी से जुड़ी हुई कुछ पुरानी स्मृतियां आपको दिखाता हूं। लिए चलते हैं उनके कक्ष पे। स्वतंत्रता पूर्व हुकूमते ब्रिटानिया के विरुद्ध इन्होंने स्वर दिया, तो स्वतंत्रता बाद पंडित नेहरू जैसे प्रधानमंत्री की मुखालफत भी करी। नेहरू जी के गलत नीतियों के नाते लिखा कि देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। सन 1962 के चीन युद्ध पराजय के उपरांत इन्होंने देश के अंदर आत्मबल संचार हेतु परशुराम की प्रतिज्ञा रची। वहीं इसकी पंक्तियाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। वो एक ऐसे कवि थे जो राष्ट्रीय हित और जन सरोकार के मुद्दे पर सत्ताधीशों को भी ललकार सकते थे। संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के गहन अध्ययनकर्ता दिनकर जी कवि भूषण के बाद वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। इनका प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से एक माना गया है। यह महाभारत के शांति पर्व का काव्यात्मक रूप है। बात उनके साहित्यिक अवदान की करे तो लोकप्रिय 34 काव्य संग्रह है, वहीं 61 गद्य और 11 निबंध संग्रह भी हैं। विचार,
अगर सम्मान उपलब्धियों का किया जाए तो दिनकर जी को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण मिला था। सन 1972 में काव्य रचना उर्वशी हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं दिनकर जी को एक नहीं अपितु 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार देने चाहिए थे। यह उनके गद्य, पद, भाषा और हिंदी सेवा के लिए होना चाहिए। वैसे राष्ट्रकवि दिनकर को साहित्य चूड़ामणि, विद्या वाचस्पति और मानद डॉक्टरेट उपाधि सहित कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। सुचिता, सम्मान, स्वाभिमान और स्व अस्तित्व वाले दौर में वे कुलपति और उच्च सदन राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। दिनकर जी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अहिंदी भाषियों में सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी भाषी कवि दिनकर थे। जबकि साहित्यकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बेनीपुरी जी उन्हें क्रांतिकारी आंदोलनों का स्वर देने वाले कवि के तौर पर कहा है। प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह उन्हें सूर्य की उपमा से विभूषित करते थे। इस वक्त हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के आवास पे हैं। ये वही कक्ष है जहाँ राष्ट्रकवि दिनकर रह कर के साहित्य की साधना किया करते थे। आप मेरे साथ यहाँ कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं। ऊपर की तस्वीर में दिनकर जी हैं। ठीक ये नीचे ये तस्वीर जो दिख रही है, इसमें राष्ट्रकवि दिनकर टेबल पे बैठ करके अपना लेखनी कार्य कर रहे हैं और इस चित्र के बगल में उनकी धर्मपत्नी का ये चित्र है। ऐसे ही कुछ ये पुरानी स्मृतियाँ भी हैं। ये चित्र उनके काफ़ी युवा अवस्था का ये चित्र है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही ढेरों स्मृतियाँ हैं इन चित्र में, पुरानी सब यादें जुड़ी हुई हैं। आप ये भगवा कपड़े में लिपटा जो ग्रंथ देख रहे हैं, ये श्री रामचरितमानस है। दिनकर जी की रामायण में गहरी आस्था थी। वो नित्य प्रति रामायण का पाठ करते थे। ये वही पुस्तक है जो उनके द्वारा पाठ की जाती थी। ये वो पलंग है जिस पर राष्ट्रकवि दिनकर लेटा करते थे और साथ में ये छड़ी है। आपने दिनकर जी की कई चित्र और उनकी प्रतिमाएं देखी होंगी जो उसमें उनके हाथ में बड़ा ही गर्वीले चेहरे के साथ एक छड़ी आपको नज़र आती होगी। ये वही छड़ी है और ये वही बिस्तर है जहां वो लेट करके स्वप्न में भी उर्वशी, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र के पदों की रचना किया करते होंगे, उसकी कल्पना किया करते होंगे। यहाँ इस कक्ष में उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, अलग अलग मुद्राओं और भाव भंगिमा के साथ। किसी में ऊपर हास्य है तो किसी में निश्चल हंसी है, किसी में लगता है कि कहीं कुछ सोच रहे हैं, कभी कल्पना कर रहे हैं। एक चित्र में यूं गाल पे हाथ है, लग रहा है कि कुछ सोच रहे हैं। तो ये सब पुरानी स्मृतियां हैं उनसे जुड़ी हुई, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के ठीक बाईं तरफ उनकी धर्मपत्नी मनरूपा देवी जी भी हैं। ये राष्ट्रकवि दिनकर जी के कुछ चित्र हैं उनके परिवार और कुटुंबजनों के साथ। ऊपर आप देख सकते हैं कि उनकी श्रीनगर की यात्रा, शिमला की यात्रा और पारिवारिक आयोजनों से जुड़े कुछ चित्र हैं। इन चित्रों के बीच उनकी माता जी का ये चित्र है। दिनकर जी की अंतिम यात्रा भी शुरुआत की तरह ही है। जीवन के सफर की शुरुआत तीर्थभूमि सिमरिया तो चलाचल भगवान बालाजी वेंकटेश्वर के दर्शन उपरांत है। तब तिरुपति मंदिर में दिनकर जी ने भगवान के चरणों में भक्ति भाव से भरा काव्य रच कर प्रस्तुत किया था। इसके अगले दिन अर्थात 24 अप्रैल 1974 को सिंधु सागर की लहरों को चेन्नई में निहारते हुए उन्होंने प्राण त्यागा था। भारत सरकार ने उनकी स्मृतियों में डाक टिकट भी जारी करा है, किंतु सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है राष्ट्रकवि के गांव में
मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखना। यहाँ आने के लिए ना तो पर्याप्त लैंडमार्क मतलब दिशा निर्देशक सूचना पट्टिकाएं हैं और ना ही अच्छी सड़क है। गांव के विद्यालय की शासकीय व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर्याप्त संख्या में शिक्षक तक नहीं है। आपको यहाँ अगर नई पीढ़ी के बच्चों के कंठ में कविता, ग्रामीणों के घर द्वार पर दिनकर काव्य पद और जयंती पर साहित्यिक आयोजन होता है या दिखता है तो यह स्वजन, परिजन, ग्रामीण और स्थानीय बरौनी रिफाइनरी की सक्रियता का परिणाम है। अन्यथा सांसद, विधायक, मंत्री और अधिकारी तो दशकों से आते और कोरी घोषणा कर जाते रहे हैं। दुर्भाग्य है कि भारत के गौरव का जन्म बिहार जैसे प्रदेश में हुआ, जहां सत्ता दशकों से केवल जातीय पहचान, सामाजिक न्याय के कोड़े दलील और राजनेताओं के व्यक्तिगत हित में ही निमग्न है। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे ठीक पीछे दिनकर पुस्तकालय, राष्ट्रकवि दिनकर के गांव सिमरिया में ये पुस्तकालय है। और हमने इस यात्रा के दौरान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी से जुड़े हुए उनके जन्म स्थान और इस पुस्तकालय सबकी आपको यात्रा कराई। अगले अंक में किसी और नए जगह की कहानी होगी।